आज का हमारा टॉपिक रहेगा मराठा परिसंघ तथा मराठों का अंग्रेज़ों से संघर्ष और उनका पतन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मराठा परिसंघ ने अपनी शक्ति का विस्तार पेशवाओं के काल में किया था। तो हम थोड़ा सा पेशवाओं के अभ्युदय के बारे में बात करेंगे और फिर मराठों का पतन के बारे में बात करेंगे। छत्रपति शाहू जो कि शांभाजी के पुत्र थे, उनका शासनकाल रहा है 1707 से 1749 के बीच में। शांभाजी को औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था और शाहू औरंगज़ेब की कैद में ही था। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात आज़म शाह ने मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। उस समय तक राजाराम की विधवा पत्नी ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति के रूप में स्थापित कर दिया था। तो शाहू जब कैद से छूटा और उसने मराठा छत्रपति के पद का दावा किया तो मराठों में गृह युद्ध की संभावना बन गई और शाहू और ताराबाई के मध्य युद्ध हुआ। शाहू मुक्त होने के बाद महाराष्ट्र पहुंचा। उसने वहाँ मराठे सरदारों के साथ संपर्क स्थापित किया और संपर्क के फलस्वरूप बालाजी विश्वनाथ ने उसको सहायता प्रदान करी। नवंबर 1707 में खेद नामक स्थान पर ताराबाई और शाहू की सेना का युद्ध हुआ और इसमें ताराबाई को पराजय का सामना करना पड़ा। शाहू विजयी हुआ। 1708 के अंदर शाहू छत्रपति के पद पर आसीन हुआ। छत्रपति के पद पे बैठने के बाद शाहू ये जानता था कि उसमें वो क्षमता नहीं है जो कि एक शासक में होती है और उसने पेशवाओं की क्षमता को पहचाना। बालाजी विश्वनाथ को उसने अपना पेशवा नियुक्त किया। साथ ही उसने अपने शासन के संपूर्ण अधिकार उनको सौंप दिए। तो पेशवाओं की योग्यता ने मराठों को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो अब हम पेशवाओं के काल को डिस्कस करते हैं। सबसे प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहे, जिन्होंने 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक पेशवा का पद धारण किया था। ये मराठों की शक्ति को इन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया। संपूर्ण दक्षिण भारत के 6 सूबों से इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार प्राप्त कर लिए थे और हम ये कह सकते हैं कि इनके काल में मराठे दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। बालाजी विश्वनाथ ने मुग़ल बादशाह फारुखसियार के साथ संपर्क स्थापित करके चौथा और सरदेशमुखी कर वसूल करने के अधिकार प्राप्त किए थे। 1720 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद दूसरे पेशवा बालाजी बाजीराव बने, जिन्होंने 1720 से 1740 तक शासन किया। ये अपने पिता की तरह ही अत्यंत योग्य थे। साथ ही साथ इनमें कूटनीति के साथ इनमें सैनिक योग्यता भी भरी हुई थी और दक्षिण भारत पर तो इनके पिता के काल में ही मराठों का दबदबा हो गया था। अब इन्होंने उत्तर भारत की तरफ मराठा संघ जो था उसकी शक्ति का विस्तार किया था और वो चूँकि बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ था, उसने मराठे सरदारों को सिंधिया, होलकर आदि को अपने पक्ष में बना के रखा। इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि मराठों ने और भी ऊंचाइयों को प्राप्त किया और दिल्ली की राजनीति तक उनका हस्तक्षेप होने लगा था। इनके मृत्यु के पश्चात 1740 में पेशवा बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठे, जिन्होंने 1761 पानीपत के युद्ध तक शासन किया। बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, वे अपने पिता के समान ही उन्होंने मराठा परिसंघ को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साथ ही साथ इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप किया। ये कुशल
राजनीतिज्ञ थे। उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जो काल था, दिल्ली दरबार के अंदर बहुत सी गुटबाजियाँ हो रही थी और उन गुटबाजियों के अंदर इन्होंने शासक के साथ अपने संपर्क इस प्रकार से स्थापित किए कि शासक दिल्ली का सुल्तान इनके हाथ की कुठपुतली हो गया। दिल्ली सल्तनत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का परिणाम ये भी रहा कि इन्हें अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफ़गान आक्रमणकारी था, उसके साथ संघर्ष करना पड़ा, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में परिणित हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 14 फरवरी 1761 का हुआ और इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मराठा परिसंघ, जो कि ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, उस मराठा परिसंघ के पतन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अभी आप इस मैप की मदद से देख सकते हैं कि विभिन्न मराठे सरदारों का पूरी तरीके से भारत के एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र के ऊपर उनका अधिकार था। ये अधिकार क्षेत्र हम देखते हैं पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ के राज्य की सीमाओं को बता रहा है। तो इस मैप के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि मराठों के पास मराठा परिसंघ, जो कि इन सभी मराठे सरदारों को मिला के बना था, इनके पास एक विस्तृत साम्राज्य भारत का था, जो आने वाले समय में अंग्रेज़ों के लिए भी एक चुनौती का कारण बना। अब पानीपत के तीसरे युद्ध की बात अगर हम करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ये युद्ध हालांकि इन दोनों के बीच में, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध की शुरुआत 1757 से ही आरंभ हो गई थी, जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में लूटमार की और आगरा आदि प्रदेशों को लूट के काबुल को लौट गया। ये समाचार जब पेशवा को मिला तो उन्होंने रघुजी भोंसले के नेतृत्व में एक विशाल सेना दिल्ली भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि दिल्ली के मुगल सम्राट के साथ पेशवा ने संपर्क स्थापित किया हुआ था। तो रघुजी ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट अहमद शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली से संरक्षण प्राप्त कर रहा था, उसे गद्दी से उतारकर आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बिठा दिया और अब यह नया सम्राट मराठों के हाथों की कठपुतली बन गया था। इसके बाद रघुजी ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया, वहाँ से उन्होंने अफ़गानों को भगा दिया। तो ये खबर जब अहमद शाह अब्दाली को मिली तो उसने पुनः 1759 में भारत की ओर अपना रुख किया और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान सिंधिया की मृत्यु हो चुकी थी और अब पेशवा ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना दिल्ली की ओर भेजी अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करने के लिए। सदाशिव भाव ने दिल्ली के ऊपर अपना पुनः प्रभुत्व स्थापित कर लिया, किंतु वर्षा ऋतु आरंभ होने के कारण वो दुआब के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने उसको सहयोग किया और उनके सहयोग से वो पानीपत के मैदान की तरफ आगे बढ़ने लगे। मराठों ने अलीगढ़ को जीता और सरहिंद पर उन्होंने अधिकार करके अब्दाली के जो रसद मार्ग जो था उसको रोकने की योजना बनाई, किंतु इसके अंदर भाऊ सफल नहीं हो पाया और फिर मराठा सेना पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध स्थल तक पहुंच गई। 2 महीने दोनों की सेनाएं, अब्दाली और मराठों की सेना आमने सामने डटी रहीं और फिर अब्दाली ने भाऊ की सेना के रसद मार्ग को रोक दिया। ऐसे में सेना भूख से बिलबिलाने लगी और अब भाऊ के पास अन्य कोई चारा नहीं रहा, तो उसने विवश होकर अब्दाली की सेना पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों में 14 जनवरी 1761 को भीषण युद्ध आरंभ हुआ और इस युद्ध में बहुत ही हानि मराठों को उठानी पड़ी। पेशवा के पुत्र विश्वासराव की मृत्यु हो गई। सदाशिव भाऊ भी इस युद्ध में मारे गए और ऐसा माना जाता है कि कोई भी मराठा परिवार ऐसा नहीं बचा जिसका सदस्य इस युद्ध में मारा न गया हो। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये युद्ध विनाशकारी, मराठों के लिए विनाशकारी साबित हुआ और इसने मराठों की जो शक्ति थी उसको
पूरी तरीके से कमज़ोर बना दिया। मराठे इसमें हार गए और अहमद शाह अब्दाली की विजय हासिल करी। इसमें पानीपत के युद्ध में मराठों के जो पराजय के कारण रहे उनको अगर हम जांचें तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण मराठों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन था। मराठों के पराजय के कारण से पूर्व हम डिस्कस कर लेते हैं मराठों के पानीपत के युद्ध के यानी पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या रहे। इसमें मराठों को भीषण क्षति उठानी पड़ी। मराठा संघ का करीब करीब अंत हो गया। पेशवा के प्रभुत्व का भी अंत हुआ। हालांकि बाद में गद्दी पर माधवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन जिस प्रकार की शक्ति पूर्व के 3 पेशवाओं के हाथों में रही वो माधवराव के पास उतनी शक्ति नहीं रही। मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का मौका प्राप्त हुआ। अगर मराठा पराजय की बात हम करें तो मराठों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन जो था वो सबसे पहला कारण रहा। मराठों ने अपनी सेना, जो कि मराठों की सेना छोटे छोटे टुकड़ियों में विभाजित थी और वो एक राष्ट्रीय सेना के रूप में कार्य नहीं कर पाई। उसके अलावा मराठों की युद्ध पद्धति भी दोषपूर्ण रही। वे पारंपरिक जो उनकी छापामार युद्ध पद्धति थी उसको छोड़ के उन्होंने मैदानी इलाके में युद्ध लड़ा था। ये एक उनकी हार का बड़ा कारण रहा। अहमद शाह अब्दाली की सेना जो थी वो अत्यंत योग्य थी, प्रशिक्षण प्राप्त थी और उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना के रूप में कार्य किया था। सदाशिव भाऊ जो कि सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अहंकार ने भी मराठों को बहुत नुकसान पहुंचाया। सदाशिव भाऊ ने अपने सहयोगी सरदारों की सलाह को नहीं माना और उसका परिणाम पानीपत के तीसरे युद्ध के पराजय के रूप में देखना पड़ा। मराठा सरदारों में भी आपस में बहुत मतभेद रहा, इनमें एकता का अभाव रहा। हम देखते हैं कि मराठे सरदार वैसे तो शिवाजी के बाद से ही एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रखने लगे थे और इस वजह से इनमें एकता नहीं रही। इसके अलावा अब्दाली को भारतीय जो राज्य थे उनका सहयोग प्राप्त हो रहा था, क्योंकि मराठों ने लूटमार की नीति, चौथ और सरदेशमुखी कर जिस प्रकार से वसूल किया करते थे, लूटमार किया करते थे, अपनी इस नीति से उन्होंने भारत के बहुत से राज्यों को, बहुत सी शक्तियों को अपना शत्रु बना लिया था और ये अहमद शाह अब्दाली को भारत में मराठों के विरोध में युद्ध करने में अपना सहयोग देने के लिए तैयार थे। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जिस प्रकार से युद्ध के दौरान रसद मार्ग को रोक दिया तो एक भीषण खाद्य संकट मराठों के सामने उत्पन्न हुआ और ये भी एक कारण रहा जिसने मराठों को पराजय की ओर धकेला। होलकर जो कि एक महत्वपूर्ण मराठे सरदार थे, वे सहयोग नहीं कर पाए। उनकी सदाशिव भाऊ के साथ एक प्रकार से सामंजस्य नहीं बैठा और वो रण क्षेत्र छोड़ के चले गए। भारतीय राज्यों में जाट शासक, राजपूत और सिखों ने भी पूरी तरीके से मराठों के साथ असहयोग किया, क्योंकि पूर्व में ये सभी मराठे जो थे उनकी अदूरदर्शी और स्वार्थपूर्ण जो रवैया रहा उसने इन शक्तियों को मराठा विरोधी बनाया। विश्वास राव जो कि पेशवा के पुत्र थे, उनकी मृत्यु ने भी मराठा सेना का मनोबल तोड़ा और ये सभी कारण मराठा पराजय के रहे। हम देखते हैं कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पेशवा की मृत्यु हुई और उसके बाद पेशवा माधवराव गद्दी पर बैठे। पेशवा माधवराव ने पूरी तरीके से, वे 17 वर्ष के थे जब वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित करने में अपना सहयोग दिया। ये हम मराठा वंशावली देख सकते हैं। इसमें वंशावली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन से पेशवाओं की वंशावली है ये, कि कितने पेशवा हुए और कौन कौन, यानी अंग्रेज़ी काल तक कौन कौन
पेशवा के रूप में स्थापित हुए। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल मराठा संबंधों की हम बात करें तो हमने देखा कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने अंग्रेज़ों को मौका दिया कि वो अपनी शक्ति का विस्तार कर सकें। हालांकि मराठे भारत के अंदर एक ऐसी शक्ति रही जिन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत ही कड़ी चुनौती दी थी, और ये एक बड़ा कार्य था अंग्रेज़ों के लिए मराठों के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करना। हमने अभी मैप में देखा है ऊपर कि मराठों के पास एक भारत का एक विस्तृत साम्राज्य था, जो अगर अंग्रेज़ प्राप्त कर लेते, जो कि अंग्रेज़ भारत के अंदर अपनी शक्ति की स्थापना कर रहे थे, अपने राज्य की स्थापना करना शुरू कर दी थी उन्होंने, और बंगाल के ऊपर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। तो ऐसे में मराठा शक्ति के साथ संघर्ष करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। तो पानीपत के युद्ध के बाद माधवराव गद्दी पर बैठे, और माधवराव ने मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1772 में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु ने मराठा संगठन के अंदर अराजकता पूरी तरीके से फैला दी। मराठा सेनापतियों के अंदर नेतृत्व को लेके संघर्ष होने लगा, और सभी मराठी सरदार मराठा संघ को अपने कब्जे में करने में, यानी अपने अपने नेतृत्व में लेने की कोशिश करते रहे। बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव, जो राघोबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जो योगदान रहा मराठा राजनीति में, उसने अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात हम करें तो ये 1775 से लेकर 1782 तक के बीच में लड़ा गया था। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई नारायण राव पेशवा पद पर आसीन हुए, किंतु उसके चाचा राघोबा ने उसका वध करवा दिया और स्वयं पेशवा बन गया। और अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए उसने बम्बई की जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसके साथ संधि कर ली, जो सूरत की संधि के नाम से जानी गई। इस संधि के अनुसार सालसेट और बसीन के द्वीप उसने अंग्रेज़ों को देने की बात कही, जिसके बदले में अंग्रेज़ उसे गद्दी पर बैठे रहने में सहायता कर रहे थे। हम देखते हैं कि मराठा सरदार नाना फडणवीस को राघोबा का राघोबा ने जिस तरीके से गद्दी हासिल करी वो तरीका उचित नहीं लगा, और उसने राघोबा का विरोध किया और नारायण राव के नवजात शिशु माधव नारायण राव को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। साथ ही उसने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ पुरंदर की संधि करी, किंतु अंग्रेज़ों ने पुरंदर की संधि को न स्वीकारते हुए सूरत की संधि को ही मान्यता दी, जिसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ राघोबा की मदद करने के लिए मराठों के विरोध में युद्ध करने के लिए आए, और एक सेना बम्बई से पुणे भेजी गई। होलकर, सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, और 9 फरवरी 1779 को तालेगांव में ये युद्ध हुआ, जिसमें बम्बई जो सरकार थी वो विजय ना हो पाई, और उसे विवश होकर मराठों से 15 जनवरी 1779 को बड़गांव की एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि में पुरंदर की जो पूर्व में संधि की गई थी उसकी सभी शर्तों को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने राघोबा का साथ छोड़ दिया, मराठों को उनके राज्य लौटा दिए गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो बड़गांव की संधि के साथ समाप्त हो गया। उसके बाद एक लंबा अंतराल आया, और 1802 तक अंग्रेज़ों के बीच में और मराठों के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ। 1802 से 1805 के मध्य में फिर हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। वेलेज़ली ने इस समय वेलेज़ली भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने फिर अपना ध्यान मराठों की ओर आकृष्ट किया। 1800 में मराठा संघ के दूरदर्शी जो राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा परिसंघ के अंदर पुनः मतभेद शुरू हो गए। सिंधिया, होलकर एक दूसरे के शत्रु बन गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो अत्यंत ही दुर्बल था तथा षड्यंत्रकारी भी था। ऐसे में उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति को क्रियान्वित करने के लिए उसने अंग्रेज़ों का सहारा लिया। मराठों के आपसी जो
मतभेद थे सिंधिया और होलकर के बीच में, एक तरीके की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई कि कौन पेशवा के ज़्यादा नज़दीक रहता है। और ऐसे में पेशवा और सिंधिया ने होलकर के विरोध में मोर्चा बना लिया। होलकर ने 1802 में पूना के ऊपर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को उसने पराजित करके पूना पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब पेशवा भागकर अंग्रेज़ों के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने बसीन की संधि कर ली अंग्रेज़ों के साथ। इस संधि के अनुसार पेशवा ने अपने समस्त अधिकार अंग्रेज़ों को सौंप दिए। उसने अंग्रेज़ों की एक स्थायी सेना अपने राज्य में रखने की बात स्वीकारी। उसने कहा कि वो किसी विदेशी शक्ति को अपने राज्य में नियुक्ति नहीं देगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ये भी स्वीकारा उसने कि वो मराठे सरदारों के आपसी जो भी संघर्ष होंगे उनमें वो अंग्रेज़ों की मध्यस्थता करेगा। तो हम देखते हैं कि पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और कंपनी से उसने संरक्षण प्राप्त किया। इस संधि से जो अन्य मराठी सरदार थे वो नाखुश थे। उन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं हुआ कि पेशवा ने इतनी अपमानजनक संधि मराठों अंग्रेज़ों के साथ करी है। तो सिंधिया और होलकर पेशवा के विरोधी हो गए। 1803 में लॉर्ड वेलेज़ली के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना के साथ संघर्ष शुरू हुआ। 1803 में पहले भोंसले ने देवगांव की संधि अंग्रेज़ों से करने पर विवश हुआ। वो पराजित हुआ 1803 के युद्ध में और उसने देवगांव की संधि अंग्रेज़ों के साथ करी। दिसंबर 1803 में ही सिंधिया को भी अंग्रेज़ों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी। अब होलकर जो था उसने अभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में मोर्चा खोला हुआ था, किंतु अंग्रेज़ों के साथ 1804 में उसने युद्ध किया। उसे भरतपुर के जाट शासक का सहयोग प्राप्त हो रहा था, किंतु वो विजयी तो नहीं हुआ, किंतु उसने अंग्रेज़ों के साथ किसी प्रकार की संधि 1805 तक में नहीं करी। 1806 में उसने राजपुर घाट की संधि अंग्रेज़ों के साथ करी और इसके साथ ही 1805 में ही हम देखते हैं, होलकर चूँकि मैदान छोड़ के भाग गया था, तो 1805 में ही हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया। और फिर उसके बाद फिर कुछ वर्षों का अंतराल आया। अंग्रेज़ अपने राज्य को सुदृढ़ करने में लगे, उन्होंने मराठों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हुई 1817 में। एक वर्ष तक ये युद्ध लड़ा गया, 1817 से 1818 तक। और इस युद्ध की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेशवा बसीन की संधि से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कब्जा किया हुआ था। अतः पेशवा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मराठे सरदारों के साथ एक गुप्त संधि कर ली, जिसके द्वारा वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। इसकी जानकारी अंग्रेज़ी रेजिडेंट को मिल गई और उसने पेशवा के ऊपर आक्रमण कर दिया। पेशवा ने अंग्रेज़ी रेजिडेंट के ऊपर पहले आक्रमण किया और फिर अंग्रेज़ों के विरोध में मोर्चा खोल दिया। पेशवा के साथ अंग्रेज़ों ने युद्ध किया। इस युद्ध में पेशवा पराजित हुआ और उसे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण करना पड़ा। भोसले भाग के पंजाब की ओर चले गए। होलकर की पराजय हुई। इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधिया की पराजय हुई, होलकर की पराजय हुई और पेशवा को अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने पड़े। होलकर ने 1818 के अंदर मंदसौर की संधि करी और अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त करके संपूर्ण मराठा साम्राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और मराठा शक्ति का पतन हो गया। इस अंतिम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही मराठा, जो कि एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए थे, उसका पूरी तरीके से पतन हो गया और अंग्रेज़ों को एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ। अब हम मराठा पराजय के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मराठों में एकता का पूर्ण रूप से अभाव रहा और ये एक सबसे बड़ा कारण रहा अंग्रेज़ों के विरोध में उनकी पराजय का। मराठों में
पेशवाओं की मृत्यु के बाद से कोई योग्य नेतृत्व भी नहीं रहा। गद्दी पर जितने पेशवा माधवराव के बाद बैठे वो सभी कमज़ोर और लालची रहे, और ये भी एक कारण रहा कि मराठा संघ जो था वो बिखरता चला गया। मराठों ने अपनी पारंपरिक छापामार युद्ध पद्धति का परित्याग कर दिया था और मैदानी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। यूरोपीय युद्ध पद्धति जो थी वो भी उनके लिए एक कठिनाई का कारण थी। इसलिए हम देखते हैं कि मराठों की जो युद्ध पद्धति थी उसने भी मराठों को पराजय का सामना करने के लिए मजबूर किया। मराठों की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी। उनका जो आर्थिक निर्भरता थी वो चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करके ही वो अपना राज्य का कार्यकाज करते थे। अब चूँकि इतने युद्ध हो रहे थे तो ये इस प्रकार से कर वसूल नहीं कर पाए और अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था ने भी उनके पतन में योगदान दिया। मराठा संघ में कूटनीतिज्ञ कोई नहीं रहा। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद से मराठा संघ में कोई ऐसा नेता नहीं रहा, ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं रहा जो अंग्रेज़ों की विरोध में किसी प्रकार की नीति का निर्माण कर सकता, और ये एक कारण रहा मराठों के पराजय का। देसी राज्यों के प्रति जो मराठों की नीति रही थी उसने भी मराठों के पराजय में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही अन्य बहुत से कारण हैं। सिखों का उदय होना, तृतीय पानीपत के युद्ध ने मराठों की शक्ति को जो आघात पहुंचाया था वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा ही मराठों के पतन का। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1818 तक मराठा शक्ति को क्षीण कर दिया। मराठा जो कि शिवाजी के द्वारा जो मराठा परिसंघ का निर्माण किया गया था और जो भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य लेके चले थे, वो उद्देश्य की पूर्ति वो नहीं कर पाए। एक तो अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण और दूसरा अपनी ही कुछ कमज़ोरियों की वजह से जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी शक्ति जो थी उसका विस्तार होने लगा और अंग्रेज़ों के लिए जो एक सबसे बड़ी चुनौती भारत में मराठों की थी वो समाप्त हो गई। हाय राम, इतनी देर बोल गई यार, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या?